चलो हाँ भाई, आज हम लोग का नया चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। पढ़ा चुके हैं इससे पहले मोशन इन अ प्लेन का बहुत सारा टॉपिक। क्या क्या पढ़े हो? हाँ, इसमें वेक्टर पढ़ना है हम लोगों को। वेक्टर पढ़ाया हूँ इससे पहले कि नहीं पढ़ाया हूँ? बेसिक्स में पढ़ाया हो ना? याद है कुछ कुछ बात? बोलो हाँ या ना। हैं? पहले पहचानो तो ये आदमी कौन है? हैं? कब का फोटो हो सकता है? कब का फोटो हो सकता है? इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर में मैं ऐसा था, थर्ड में थोड़ा बढ़ा, फोर्थ में और बढ़ा, फिफ्थ में और बढ़ा, 6, 7, 8 होते होते पहाड़ बन गया मैं। हैं? खैर कोई बात नहीं। चलो भाई, मोशन इन ए प्लेन का हम लोग टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या हमको पढ़ना है? वेक्टर का एडिशन सीखेंगे। ओके, सॉरी एक सेकंड। हाँ, वेक्टर का एडिशन सीखेंगे हम लोग। फिर क्या सीखेंगे? वेलोसिटी। फिर क्या सीखेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? तो आप लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो पहले सीख चुके हैं स्ट्रेट लाइन में, यस और नो? पर स्ट्रेट लाइन में जो भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन था उन सबको हम लोग लीनियर नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे वेलोसिटी तो उसके पहले क्या लगाएंगे? तो जो भी अभी पढ़े हो वो कौन सी वेलोसिटी पढ़े थे? लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन जब यहां पर पढ़ोगे तो यहां पर एक शब्द आएगा जो लगेगा इसके साथ में, उसका नाम होगा एंगुलर। क्या लगेगा? यहां पर भी क्या लगेगा? एंगुलर। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? मोशन इन ए प्लेन। अब ये सब पढ़ने से पहले हमको ये बात बताइए आप लोग, जो कि क्या है, जो कि ये है कि मोशन 3 डायमेंशन में पढ़ा जाता है। मालूम होगा कौन कौन सा? फर्स्ट डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है? बोलो। प्लेन में रहता है। प्लेन में होगा तो उसको मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे। 1 डायमेंशन मोशन कहाँ होता है? तो देखिए भाई, किसी भी पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग मैथ्स में कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, यस और नो? अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1, 2, इसका क्या मतलब हुआ? यानी अगर हमको उसका ऑब्जेक्ट बताना हुआ तो यहाँ 1 और यहाँ पर 2 है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? पॉइंट पर होगा। हमने पोजीशन बताया कि नहीं बताया? और बिना कोऑर्डिनेट के हेल्प से कैसे बताएंगे? ऐसे है कि बीच में यहाँ पर ऐसे जाइएगा तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब कैसे हम बताएंगे कैसे कि कहाँ पर है ऑब्जेक्ट? तो कोऑर्डिनेट के हेल्प से बताते हैं ना। तो ये तो दो कोऑर्डिनेट है, 1, 2। अच्छा, अगर ऐसा कोऑर्डिनेट आ जाए तो 1, 2, -1। अब बताओ, यानी 3 एक्सिस की बात हो गई। तो यहाँ पर 1D, 2D, 3D यही बात बताता है कि अब आपके पास पोजीशन का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट मौजूद हो। क्या मौजूद हो? एक। तो 1 है, तो 1 क्या हो सकता है? x में हो सकता है, या y में, या z में। तो किसी एक एक्सिस में ही होगा, यस और नो? 2 डायमेंशन बोलता है कि आपके पास पोजीशन का 2 कोऑर्डिनेट होगा। कितना होगा? 1, 2 में आपका x y भी हो सकता है, x z भी हो सकता है, y z भी हो सकता है। और 3 डायमेंशन बोलता है कि आपके पास पोजीशन का 3 डायमेंशन होगा, 3 कोऑर्डिनेट होगा, यानी आप तीनों एक्सिस में उसको देखिएगा। तो ये होता है 1D, 2D और 3D। अब सिंपली इसको बोलते हैं एक्सिस अलोंग मोशन। कैसा मोशन? यानी एक्सिस के अलोंग चलेगा। जैसे देखो, मैं कुछ फेंकने वाला नहीं है, लाओ तो पेन, लोग गिरने मत देना। ये यहाँ पर है, इसको यहाँ से छोड़े, गिरा देना। तो ये कहाँ गया? नीचे गया। कौन से एक्सिस में गिरा? ये कौन सा एक्सिस हुआ? वाई एक्सिस। एक्स में गया क्या? इधर उधर, गिरने के बाद उधर भाग गया अलग बात है, पर गिरा कैसा? एक्स में ही तो गिरा। यानी ये कौन सा मोशन है? 1D या 2D या 3D? 1D मोशन। मैं इसको ऐसे करके ऐसे फेंक रहा हूँ सीधा सीधा, या मैं चल रहा हूँ, ये
ये कौन सा मोशन है? वन डायमेंशन, एक एक्सिस में, एक्स में ही तो चल रहा हूं मैं, वाई तो मेरा सेम है, एक्स ही में तो जा रहा हूं। तो ये सब क्या है? वन डायमेंशनल, यानी इसको लॉन्ग एक्सिस मोशन बोलते हैं। कोई भी चीज जो स्ट्रेट लाइन पे चले, चाहे ऐसे चले चाहे ऊपर नीचे चले, ये सब कौन सा मोशन हो गया? वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन क्या है भाई? तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब है जैसे एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, उसको कैच फेंकना है किसी को, तो हम ऐसे फेंकते हैं तो वो कैसे फॉलो करता है पाथ, जरा देखो तो। यहाँ से अगर हमने थ्रो किया बॉल को तो वो ऐसे होकर के सामने वाले के पास जाता है, हाँ या ना? अब अगर हम यहाँ पर एक्सिस बनाए, ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, और ये, अब जब बॉल यहाँ पहुंचा होगा तो क्या बॉल का पोजीशन कुछ एक्स में भी होगा कि नहीं होगा? क्या बॉल का पोजीशन कुछ वाई में भी होगा कि नहीं होगा? यानी ऐसा मोशन जहां पर एक्सिस एक्स और वाई, पोजीशन एक्स और वाई दोनों से रिप्रेजेंट हो, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन। अब कोई पूछे टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल दीजिए, तो ये जो मोशन अभी हम आपको दिखाएं इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा मोशन जो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद एक मोशन होता है ये सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पर अगर हम एक्सिस बनाए, चलिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वो एक्स में भी है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है एक्स में भी है और वाई में, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है एक्स में भी है और वाई में भी। तो सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब कौन से मोशन का एग्जांपल है? टू डायमेंशनल। और थ्री डायमेंशनल क्या बोलता है? जिसका तीनों में हो। जैसे चिड़िया बनाने आता है, हम तो ऐसे बनाते हैं चिड़िया, ये अपना चिड़िया, चिड़िया उड़ रही है, तो जब चिड़िया हवा में है तो उसका एक्सिस हम कैसे बनाएंगे? एक्सिस तो किसी प्लेन पर बनता है ना, ये एक प्लेन है, इसी पर तो एक्सिस बना रहे हैं। अब कोई चीज स्पेस में है, वहां पर कोई प्लेन है, हवा में कोई प्लेन है, ये अब पूरा चारों तरफ है, तो उसका कौन कौन सा पोजीशन देख सकते हैं भाई? तो पहले देखना पड़ेगा कि नीचे से कितना ऊपर है, यानी वाई एक्सिस देखे, आया ना? दूसरा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कहां पर है? वाई हो गया। और हम जिस आंख से जिस एंगल पे देख रहे हैं जेड एक्सिस, हमको कैसा दिख रहा है? यानी तीनों पोजीशन देखना पड़ेगा, चाहे हवाई जहाज उड़े, चाहे चिड़िया उड़े, चाहे तुम उड़ जाओ, चाहे हाथी उड़ जाए, घोड़ा, कोई भी चीज अगर हवा में है तो कौन सा मोशन दिखाएगा? थ्री डायमेंशनल। उसका पोजीशन अगर जानना है तो आपको तीन चीज बताना होगा, तीन कोऑर्डिनेट बता दीजिए कहाँ कहाँ है, हम उस कोऑर्डिनेट पे पहुंचेंगे और हमको चिड़िया मिल जाएगी। तो ये होता है तीन टाइप का मोशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D एंड मोशन इन 3D। वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने 1D को डिटेल में पढ़ा है, यस और नो? यही चीज पढ़े थे ना, गाड़ी चल रही है तो वेलोसिटी होगा, पोजीशन चेंज होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, यूनिट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, सब कुछ पढ़े थे। वो सब वैलिड है किसके लिए? ओनली फॉर वन डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन में हमको दो एक्सिस चाहिए, और दो एक्सिस जहां आता है वहां पर आपको पता है कि एक्स एक्सिस में वेक्टर कौन सा होता है? आई। और यहाँ पर अगर तुमसे मान लो नॉर्मली मैं एग्जाम में पूछता हूँ, किसी एग्जाम में आ गया कि एक स्पीड है, एक वेलोसिटी है, जो लिखा है 3i + 4j, और पूछ रहा है ये कौन सा मोशन है? 1D मोशन है, 2D है, 3D है? बताओ। 2D। अच्छा, ये कौन सा मोशन है और ये कौन सा मोशन है? यानी आई जे के जो है वो एक्सिस बताता है। आई मतलब एक्स एक्सिस, जे मतलब वाई एक्सिस, के मतलब जेड एक्सिस। आई जेड के यानी आपने तीनों कोऑर्डिनेट बता दिया तो थ्री डायमेंशनल हो गया, दो बताया तो टू डायमेंशन, वन बताया तो वन डायमेंशन मोशन होगा। तो जब भी हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ेंगे तो हमको वेक्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यही अपना हेडिंग था, वेक्टर एडिशन, यानी वो तो बाद में आएगा। तो पहले हमको तो जानना पड़ेगा कि वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। तो पढ़िए भाई, आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, एक बार पढ़ लीजिए खुद से। A vector is a quantity that has both magnitude, unit and direction. क्लियर है बात? Position is an example of a unit of a vector quantity. किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है, देखो IJK में दिखा रहे थे ना, यस और नो, वो तो वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर होने का सबसे पहला कंडीशन है कि आपके पास क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं 4 न्यूटन नॉर्थ, तो इसमें 4 क्या है? मैग्नीट्यूड।
न्यूटन क्या है और नॉर्थ क्या है, तो ये पूरा क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी कहलाएगा, वेक्टर। बात समझ में आया कि नहीं? न्यूटन किसका यूनिट होता है, तो फोर्स कैसा क्वांटिटी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ गया? उसके बाद अगर मैं लिख दूं 10 टन, टन समझते हो ना, एक टन में कितना केजी, 100, 1000 केजी को एक टन बोलते हैं। एक क्विंटल में 100 किलो होता है ना? तो 10 टन, इसमें 10 क्या बता रहा है भाई, और टन क्या बता रहा है, कोई डायरेक्शन है क्या, तो ये कैसा क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। ये बात अभी आपको आगे पता। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, एरो का। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाथी, क्या लिख रहा हूँ भाई, तो ये हाथी अब क्या हो चुका है, स्केलर की वेक्टर। किसी भी चीज के ऊपर तीर लगा दो, वो क्या बन गया। अब सही में हाथी वेक्टर होता नहीं है, ऐसा सोचना नहीं, समझाने के लिए है ना। तुम्हारे सर पे ऐसे लगा दे एरो, तुम भी एक वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज के ऊपर वेक्टर का रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर क्या लगाने का, एरो लगा देने का, और वो बन जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। अगला नोटेशन देखिए भाई, एफ या इसके ऊपर क्या लगाया गया है, ये क्या कहलाएगा, वेक्टर बताएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, देखो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या है, एफ या मॉड के अंदर लिखिए, या मॉड के अंदर पूरा वेक्टर लिखे। जैसे मान लो मैं बोलूं फोर्स दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और इसका मैं बोलूं क्या निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने आप लोग को आता है क्या, बाद में आना कैसे। अब जैसे मैग्नीट्यूड निकालना है तो तुम सीधे f बराबर भी मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो तुम मॉड ऑफ f भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको मैग्नीट्यूड लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, सब बात एक ही, ऐसी रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर माइट बी 35 डिग्री साउथ ईस्ट एंड 20 डिग्री अबव एक्स एक्सिस, और अरे क्या बात करता है, इस बात पर ध्यान मत दीजिए, गड़बड़ प्रिंट है ये। स्केलर क्या है, नॉट बोल्ड फेस एंड नो एरो। अच्छा कोई बात नहीं, ओके ओके। अच्छा देखिए, वेक्टर को कहीं कहीं बोल्ड फेस में भी लिखा जाता है। बोल्ड फेस समझते हो हैं? एक तो वेक्टर लिखने का तरीका, उसके ऊपर एरो लगा दो, है ना। अब दूसरी जगह जब अच्छी बुक्स पढ़ोगे, बहुत अच्छी लेवल की बुक्स पढ़ोगे, तो उसमें एरो ना लगा करके, जैसे उसको बताना है कि पी एक वेक्टर है, तो ऐसे लिखेगा पी को, मोटा, बोल्ड समझते हो ना, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब भी क्या है कि ये क्या बताना चाह रहा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बोल्ड से दिखाइए या एरो से। लेकिन स्केलर जो होगा उसको बोल्ड करने का कोई जरूरत, कोई एरो लगाने का जरूरत, तो सीधे जैसे मास है, मास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ना तो बोल्ड किए ना तो इसके ऊपर कोई एरो लगा। बात समझ में आया ना, तो दिक्कत। चलो अब इससे पहले हमको अपना बहुत सारा बात बताना है, फिर हम यहाँ पर आएंगे। पेज को कर लेते हैं ऐड। तो भाई वेक्टर का मतलब हमको पता चल चुका है। वेक्टर जो है उसको बोलेंगे जिसमें यूनिट हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन। अगली बात पता चल गई है कि वेक्टर को नोटेशन हम कैसे करते हैं, एफ के ऊपर ऐसे कर दो, या एफ को क्या कर दो, फोल्ड कर दो। ड्राइंग में हमको बहुत नंबर आया था मालूम है। पेंट अच्छा से नहीं हो रहा, बट जो भी है, एफ को बोल्ड कर दो या एफ के ऊपर एरो लगा दो, ये बता देगा वेक्टर। और क्या बात पता चला भाई कि वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। उसको हम ऐसे मॉड में लिख सकते हैं, या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या हम सीधा एफ पे बोल दे तो भी मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब मान लो कोई एक वेक्टर है, घोड़ा वेक्टर। कौन सा वेक्टर, घोड़ा वेक्टर। वो दिया हुआ है हाथी इंटू आई कैप प्लस बिल्ली इंटू जे कैप प्लस गधा इंटू के कैप। ये वेक्टर है भाई, हाथी घोड़ा बिल्ली का।
अब मैं बोलूं मुझे घोड़ा का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, कैसे लिखोगे, ऐसे लिख दोगे। अब घोड़ा का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट हाथी का स्क्वायर करेंगे, फिर बिल्ली का स्क्वायर, और फिर गधा का। इसका मतलब क्या हुआ जरा बताना, हिंदी बताओ, बोलो। अरे क्या हो गया, इंग्लिश नहीं आता है ना, इंग्लिश नहीं आता है, बताओ 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 विभा, इसका हिंदी क्या होगा। अच्छा ठीक, इसका बताओ। ये बता दो, ये तो आता होगा, बताओ क्या, बोलो। तो कौन जानेगा, तुमको जानना पड़ेगा ना इसका हिंदी क्या होता है, बोलो। आई डोंट नो का हिंदी क्या होता है, किसी को नहीं पता है, तब क्या बात है यार, पढ़ो थोड़ा है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। चलो भाई, तो कहने का मतलब है कि कहीं पर भी आपको आई जे के कैप के साथ हाथी बिल्ली घोड़ा 1 2 3 4 ABCD कुछ भी दिखे, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो सबका स्क्वायर करके रूट के अंदर जोड़ दीजिए, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो हाथी घोड़ा बिल्ली को थोड़ा घर भेज देते हैं, भूख लगा होगा, हम लोग अपने पढ़ाई पे आ जाते हैं वापस। तो भाई एक वेक्टर मान लो दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू AX I कैप AY J कैप AZ K कैप। तो अगर हमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे, AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर, और इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का। बात समझ में आया क्या। अच्छा, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से हमको बताइए। एक ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3k कैप, हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, जल्दी। कितना टाइम लगेगा, बोलो जल्दी। रूट अंडर 13, वेरी गुड। कैसे निकला, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया, अंडर रूट, और साथ में क्या लगा देंगे, यूनिट। जब कोई यूनिट नहीं दिया तो हम सीधे उसमें क्या लिख देंगे कि 13 रूट 13 यूनिट। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बात। अच्छा, एक फोर्स है 4 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 3 न्यूटन का। मैं पूछ रहा हूं मुझे एफ नेट बताइए, नेट फोर्स कितना होगा। ऑप्शन ए बी सी डी, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन। बोल भाई, 5 न्यूटन, 3 में 4 जोड़ने में 5 आता है, जाहिल कहीं का। 3 में 4 जुटेगा तो 5 आएगा, कितना आएगा, 7 7 7। तुम जाहिल है इसका मतलब। चलो भाई, सही आंसर क्या होगा, क्यों ऐसा होगा जरा सोचते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस और नो। ये एक्स एक्सिस है कि नहीं है, ये वाई एक्सिस है कि नहीं है। तो एक्स एक्सिस में कौन सा वेक्टर आता है, आई कैप आता है। तो ये जो 4 दिया है इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, 4 आई कैप है ना, आया ना। और ये वाई एक्सिस में 3 है, तो ये क्या दे रखा है, 3 जे कैप है ना। तो नेट फोर्स लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, जो भी आगे पीछे लिख दो, 3 जे कैप प्लस में 4 आई कैप। तुमको इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने का तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या हो गया, 5 यूनिट। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो ध्यान देना है। वेक्टर कभी भी आपका नॉर्मल जोड़ घटाव फॉलो नहीं करता है, 3 4 7 बोलोगे तो आंसर हो जाएगा गलत। ध्यान देना है कि किसको जोड़ना है। अगर यहीं पे बोलते हैं ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो जवाब क्या होता, 5 के साथ, क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता तो 5, फोर्स है तो 5, एक्सीलरेशन होता तो 5, समझ में आ रहा है। वर्क होता तो, वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आंसर क्या हो जाता 7। तो स्केलर को आप नॉर्मली जोड़ सकते हैं, पर वेक्टर को जोड़ने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, समझ में आ गया मैग्नीट्यूड। अच्छा,
अगला यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। किसके इक्वल होता है? यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डायरेक्शन के पता निकालने के लिए, डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए। और इसका 3 टाइप होता है भाई, बताओ कौन कौन सा? आई कैप, जे कैप और ये तीनों के तीनों कौन से वेक्टर कहलाते हैं? यूनिट वेक्टर। और ये तीनों बताता क्या है? डायरेक्शन। कौन एक्स में, कौन वाई में और कौन जेड। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जी, अगर कहीं पर बोल दिया जाए कि दिस इज ए वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। अब मैं बोलूं कि इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताइए, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई? यूनिट वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं कैप से, ऊपर क्या लगाते हैं? इस सब पे कैप है ना। तो ये कैप फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर अपॉन, क्या ये एक दूसरे को काट सकता है? पॉसिबल है क्या? ए से ए कट सकता है कि नहीं? वहां पर ए से ए कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ए वेक्टर में आप इस पूरे को लिखिएगा और यहाँ पर सिर्फ अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर होगा। सेम से सेम कटता है ना, कटेगा नहीं ना। तो ये तरीका, फॉर्मूला भी याद रखिए, यूनिट वेक्टर निकालने का ये तरीका होता है। बात समझ में आया? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बना करके बताइए भाई। 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये आपका एक एक्स वेक्टर है, तो मुझसे एक्स का यूनिट वेक्टर निकाल करके बताइए। यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स, जल्दी से, जब तक मैं पानी पी के आता हूँ। ना कैसे निकलेगा भाई? फॉर्मूला क्या लगेगा? एस वेक्टर बाई मॉड ऑफ, मॉड निकालने जरा, कितना आता है? 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 16 4 20 और 9 अंडर रूट 29। यूनिट वेक्टर निकालना है तो डाल दो भाई, 3i माइनस 4j प्लस 2k अपॉन आंसर। और अगर थोड़ा सा मन है तो अलग अलग कर दो, 3 बाई अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 4 बाई 29 जे कैप माइनस प्लस 2 बाई अंडर रूट 29। है समझ में क्या? कोई परेशानी? ये आपका कौन सा वेक्टर हो जाएगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सीख गए सबसे? चलिए अब बात करते हैं, वेक्टर को एरो से भी दिखाया जाता है ना, और जहां पर एरो को, वेक्टर को एरो से दिखाते हैं, उस मेथड को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड। आइए जरा,
घबराओ मत, बताते हैं क्यों बना रहे हैं। चल, ये भैया ए वेक्टर है और ये वाला बी वेक्टर है। उसी तरह से ए और बी, ए और बी, ए और, क्या लग रहा है इन सब वेक्टर को देख करके? पहला वेक्टर देख करके क्या पता चल रहा है, क्या क्या बात पता चल रहा है? बोथ हैविंग सेम डायरेक्शन। वेरी गुड। सबसे पहला बात हमको पता चल रहा है कि दोनों का क्या है, सेम डायरेक्शन है। बिल्कुल सही बात आपको पता चला। और क्या पता चला? दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। ओ माय गॉड। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो इस टाइप के वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं। कैसा वेक्टर बोलते हैं? इक्वल। दोनों में से कोई एक भी चीज अलग हो जाएगा तो वो इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया? अच्छा, यहाँ बताइए क्या पता चल रहा है। देखो, मैग्नीट्यूड क्या हो गया भाई, सेम हो गया, बट डायरेक्शन अपोजिट। तो ये कैसा वेक्टर हो जाएगा? अनइक्वल। और इसको लिखने का एक तरीका है क्या, जैसे इसको हम बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर को कि ए वेक्टर बराबर है किसके, बी वेक्टर। बिल्कुल बोल सकते हैं। यहां पर भी बोल सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो बराबर है बी वेक्टर के, बट यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। क्या बता रहा है? माइनस क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर का? यानी मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, यस और नो, बट दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अच्छा, मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मोड दिखा सकते हैं? कोई परेशानी? यहाँ पर भी मोड दिखा सकते हैं, कोई परेशानी? समझ में आया? इक्वल अनइक्वल। यहाँ पर बताइए क्या है? मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो ये तो अनइक्वल हो ही जाएगा, है ना। और इसको ऐसे तरह से हम कभी दिखा ही नहीं सकते हैं। तीसरा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट बट डायरेक्शन सेम। तो यहां पर हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, यहां पर ही बोल सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? आगे समझ में? अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, यहीं पे कहीं पर जगह मिल जाए हमको। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। इसके बारे में आपका क्या विचार? बताइए भाई, व्हाट इज द विचार ऑफ दिस वेक्टर? यहाँ पर अपोजिट तो बोल नहीं सकते हैं ना, यहाँ पर डायरेक्शन डिफरेंट। अपोजिट का बता, जब एक इधर जा रहा हो। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का बुक खोलिए जल्दी से, ओपन योर एनसीईआरटी बुक, हरी अप। मोशन इन अ प्लेन, एक ही बुक है, बीच में रखो। क्या नाम है? सबको दिखाओ क्वेश्चन, बीच में डालो। पलटो पलटो, जल्दी पलटो। इतना टाइम लग रहा है? अरे अभी पहला दूसरा ही चल रहा है, चलो आगे। प्लेन में जाना है, स्ट्रेट लाइन क्या खोल लीजिए। यस 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 यस, बस
इसमें आप लोग फिगर 4.2 पर जरा गौर करेंगे। फिगर 4.2 दिख रहा है सब लोगों को? 4.2 है ना? 4.2 दिख गया? उसमें वही दो केस है जो भी हम बताए हैं आपको। पहला फिगर क्या बता रहा है जरा बताइए? टू इक्वल फैक्टर है ए एंड बी, यस और नो? और बी वाले के बारे में क्या बोल रहा है? टू वेक्टर ए एंड बी आर अनइक्वल हाँ, जबकि उनका लेंथ सेम नहीं है फिर भी। क्लियर बात? डायरेक्शन अलग अलग है ना? पहले वाले केस में डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। कुछ समझ में आया? कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। अच्छा, फिगर नंबर 4.3 देखो। फिगर से तो प्रॉब्लम होता है। देखो 4.3 पहला फिगर देख करके क्या समझ में आ रहा है? और मैग्नीट्यूड एक दूसरे का डबल है। एक का मैग्नीट्यूड अगर ए है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड 2 है। दूसरा फिगर देख करके क्या पता चला? डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड 1.5 टाइम्स है। हाँ या ना? कोई दिक्कत? तो यही सब कहानी है किसका? वेक्टर का। समझ गया आया? अब वेक्टर को भाई 3 लॉ से दिखाते हैं। 3 टाइप का लॉ पढ़ना होता है वेक्टर में। कौन कौन सा पढ़े हो ना? एक लॉ होता है ट्रायंगुलर लॉ, ट्रायंगुलर लॉ। और ये क्या बताता है बोलो? तो पहले समझते हैं, ये आपका एक वेक्टर का नोटेशन है। जब अपने पास साधन है अच्छा इस्तेमाल करने का। ठीक है भाई? इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हेड। इसको क्या बोलते हैं? तो ट्रायंगुलर लॉ बोलता है कि वी हैव टू कनेक्ट द हेड ऑफ ए वेक्टर टू द टेल ऑफ another vector and resultant का मतलब हुआ नेट या टोटल, है ना? या सम, सब बात एक ही है ना? जोड़ना, सम करना, टोटल निकालना। देन द रिजल्टेंट इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन। राइटिंग थोड़ा पढ़ लेना, डॉक्टरी वाला राइटिंग। ठीक है भाई? क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ ये कि मान लीजिए एक वेक्टर है यहां, एक है इधर और एक ही है। ये आपका है ए वेक्टर, याद लिख देता हूं। ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर। इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या बोलेंगे? जोड़ना का मतलब यहाँ रिजल्टेंट होता है। वेक्टर में किसी भी चीज को जोड़ना क्या कहलाता है? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये भी वेक्टर ही होगा। ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर इसको ग्राफिकल वे में दिखाना है तो कैसे जोड़ना है? किसी एक के हेड से किसी दूसरे के टेल को जोड़ दीजिए। अच्छा, ए प्लस बी, और अगर मैं बोलूं बी प्लस ए, तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? बोलोगे भाई? ए में बी जोड़े या बी में ए जोड़े, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। किसी से किसी को जोड़ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इस ए बी वाले भाई साहब को। इसको हम यहां लेकर के आए और हमने इसको कर दिया ऐसे अटैच, बंधन में हमने इसको बांध दिया। कैसे जोड़ा भाई? देखो, ए वाले वेक्टर को हेड को देखा और बी वाले वेक्टर के टेल को ऐड किया, दोनों ऐड हो गया। अब जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट चलेगा। जैसे देखो,
हम ऐसे चल रहे थे, ऐसे गए, फिर ऐसे घूम के ऐसे आएंगे ना। हमारा डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा हमको रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज कैसे चला जाए भाई, तो देखिए इसको पकड़े, इसको घुमाएं, घुमो भाई इतना तेज नहीं, इसको यहां से लेकर के इससे जोड़े, इसको कर दिए बड़ा, तो ले गए, क्या हो गया। ऐसे अगर जाते तो ये सेम डायरेक्शन हो जाता, पर हमको इसको अपोजिट लेके जाना। तो अब ये जो वेक्टर कहलाएगा, ये कौन सा वेक्टर कहलाएगा, बोलो, रिजल्टेंट, जो किसके बराबर है, ए प्लस। तो नॉर्मली मैथमेटिकल तो आप ऐसे लिख देते हैं, पर अगर ग्राफिकल दिखाना होगा तो इस तरह से दिखाएंगे। और यही लॉ कौन सा लॉ कहलाता है, ट्राइएंगुलर लॉ के नाम से जाना जाता है। कोई परेशानी हो तो बताइए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको भी देख ले क्या पढ़ाया है। तो ग्राफिकल एडिशन ऑफ वेक्टर क्या बताता है भाई, टू ऐड वेक्टर ग्राफिकली दे मस्ट बी प्लेस्ड टिप टू टेल। टिप टू टेल का मतलब वही हेड टू टेल द रिजल्टेंट f1 f2 फाइंड फ्रॉम द टेल फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ द सेकंड। एक का टेल होना चाहिए, दूसरे का टिप होना चाहिए। दिस समटाइम्स कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे यहीं पर देखिए ये f1 है, f1 का ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, तो f2 का ये क्या है, टेल, और ये क्या है, हेड। तो हम तो इस डायरेक्शन में चल रहे थे, पर रिजल्टेंट इसके अपोजिट आएगा। ये क्या कहला गया, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, f1 प्लस f2। आई डोंट थिंक सो कि इतना डिटेल में तुमको अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ। अगर समझ में आया तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं। आ गया समझ में, अच्छा। यही बात यहाँ पर भी है, वेक्टर सिमुलेशन। इसको समझाने का मतलब है कि थोड़ा सा सब्र करवाना पड़ेगा हमको, कोई बात नहीं, इसको समझाते हैं। ट्रिक टेबल बहुत शॉर्ट में है, टाइपिंग कोई बात नहीं, सब कुछ टाइप करवाना जरूरी भी नहीं है। तो एक लॉ समझ गए, ट्रायंगुलर लॉ। अगला लॉ क्या कहलाता है, एक सेकंड, हाँ, दूसरा लॉ पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ भाई, पैरेललोग्राम लॉ। अब इसमें क्या होता है कि अगर दो वेक्टर कोई दे रखा है, मान लो दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है। ये दो वेक्टर है, एक ए और एक बी। सवाल ये है कि इस ए को जैसे ऐसे बोलते हैं, ये ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर, इस ए और बी को सम करना है, पर कौन से लॉ से, पैरेललोग्राम लॉ से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पर हेड टू टेल जोड़ रहे थे, यहाँ पर टेल टू टेल को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, टेल टू टेल। तो इसको लिए और हमने यहाँ पर कर दिया ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, अब इसको जैसे यहाँ पर ऐड होगा तो यहाँ पर अब देखो कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, यस और नो। दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा, बोल देते हैं। ये कौन सा एंगल है, थीटा एंगल। अब पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि अगर आपको ग्राफ में पैरेललोग्राम दिखाना है, तो पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने का दो साइड क्या हो, पैरेलल हो। आमने सामने का दो साइड क्या हो, पैरेलल हो, तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। तो इसके हेड से किसी दूसरे वेक्टर के हेड से पहले वेक्टर के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करना है। कैसे भाई, देखो ड्रॉ हो गया ना पैरेलल लाइन, बोलो, हाँ हुआ ना पैरेलल लाइन। इसके पैरेलल है कि नहीं, ये नहीं है ना, और आंख खोल के पढ़ना है। हाँ 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 हाँ, रट्टू तोता की तरह मुंह नहीं डोलाओ, समझ में नहीं आया तो पूछना। पैरेलल का मतलब हुआ ये हुआ ना, इसके पैरेलल आया ना, तो ये रहा ये पैरेलल। अगले काम में इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, इसके पैरेलल ये लाइन हुआ कि नहीं,
हुआ कि नहीं? हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे भाई? कलर चेंज, फ्रेम थोड़ा करो मोटा, इसको कर दो वाइट, फ्रेम को करो मोटा, इसको कर दो वाइट। जहां पर ये दोनों लाइन आपस में मिला वहीं पर हम एक क्या ड्रॉ कर देंगे? रिजल्टेंट। यहीं पर क्या ड्रॉ होगा? रिजल्टेंट ड्रॉ होगा, और यही रिजल्टेंट क्या कहलाएगा? आर। दिस इज कॉल्ड आर। और ये किसके बराबर है भाई? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बातों को लेकर के। मान लेते हैं कि इसके बीच का एंगल है, या भी नहीं मानते, चलो हाँ छोड़ो, हाँ छोड़ो, ठीक है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा।